दीपेंद्र गोयल एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका जन्म 26 जनवरी 1983 को हुआ था और उन्होंने अपनी स्कूलिंग इंडिया के एक सिंपल डिसिप्लिन इन्वायरमेंट्स में हुई थी। स्कूल लाइफ में दीपेंद्र कोई सुपर स्टार या टॉपर जैसे स्टूडेंट नहीं थे जो हर सब्जेक्ट में टॉप करते हो, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी चीज थी जो उनको बाकी स्टूडेंट से अलग बनाती थी, जो कि क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन पावर। टीनेज लाइफ में दीपेंद्र का ज्यादातर फोकस शो ऑफ या ट्रेंड पर नहीं रहता था। इंट्रोवर्ट नेचर के थे और ज्यादातर टाइम अपना पढ़ाई और सोचने में लगाते थे। उनको लॉजिकल थिंकिंग और एनालिटिकल थिंकिंग काफी ज्यादा पसंद थी। उन्हें चीजों को लॉजिकली समझना काफी ज्यादा पसंद था, जैसे कि ये चीज काम कैसे करती है, इसके पीछे का रीजन क्या है, किसी भी प्रॉब्लम का बेटर से बेटर सॉल्यूशन क्या हो सकता है। स्कूल के टाइम से ही उनकी मैथ्स और एनालिटिकल थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ता चला गया। टीनेज ईयर्स में जब बाकी स्टूडेंट कॉलेज डिग्री के पीछे भागते थे, दीपेंद्र प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व करते और उनका सॉल्यूशन निकालते। उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट जब आया जब उनका सिलेक्शन IIT दिल्ली में हो गया। IIT दिल्ली कॉलेज सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, बल्कि एक प्रेशर कुकर है जहाँ पर सेल्फ डाउट, कंपटीशन और प्रेशर एक साथ मिलता है। कॉलेज के इनिशियल ईयर में दीपेंद्र ये तो बड़ी अच्छी तरीके से समझ गए थे कि सिर्फ इंटेलिजेंसी से काम नहीं बनने वाला। बड़ा आदमी बनना है तो कंसिस्टेंसी और पेशेंस लाना पड़ेगा। और तो और वो ये चीज़ भी बड़ी अच्छी तरीके से जान गए थे कि जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम है वो किताब की लाइफ से बहुत ज़्यादा अलग है। मतलब कि जो हमें किताबों में सिखाया जाता है रियल लाइफ में दोनों बहुत ज़्यादा अपोजिट है। टीनेज और अर्ली यूथ लाइफ में दीपेंद्र के पास कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, ना ही उनके पेरेंट्स एंटरप्रेन्योर थे, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी जो उनको काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनाती है, वो है चीज़ों को ऑब्जर्व करना और उनका बेटर से बेटर सॉल्यूशन निकालना। बाद में यही आदत उनकी एक गेम चेंजिंग एसेट साबित हुई, जिसने उनको एक ज़ोमैटो जैसा एम्पायर खड़ा करने में काफ़ी मदद करी। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद दीपेंद्र गोयल ने बैन एंड कंपनी ज्वाइन की, जो कि एक टॉप लेवल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है। यहीं से उनकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया जो कि उनको बाद में जोमेटो का फाउंडेशन बना गया। दीपेंद्र गोयल जब बैन एंड कंपनी में काम कर रहे थे तो उनकी लाइफ में एक छोटी सी प्रॉब्लम आती थी। ऑफिस के लंच के टाइम पर लोग रेस्टोरेंट के प्रिंटेड मेन्यू ढूंढते थे। कई बार मेन्यू किसी और डेस्क पे होता, कई बार पुराना मेन्यू होता या कई बार मिलता ही नहीं। लोग इस इनकन्वीनियंस को इग्नोर कर देते थे, लेकिन दीपेंद्र गोयल ने यहाँ एक अपॉर्चुनिटी देखी। उन्होंने रियलाइज किया कि सारे रेस्टोरेंट के मेन्यू अगर डिजिटली मिल जाएं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी परमानेंटली। इसी सोच के साथ 2008 में उन्होंने फूडीवे नाम की एक वेबसाइट स्टार्ट करी। स्टार्टिंग में ये वेबसाइट सिर्फ उनके ऑफिस के लोग ही यूज करते थे, लेकिन धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ यानी बोलचाल से ये आइडिया स्प्रेड होता गया और इसका फायदा रेस्टोरेंट को भी होने लगा, क्योंकि बिना पैसे खर्च करे उनको ऑनलाइन विजिबिलिटी मिल रही थी। यहीं से जोमेटो का कोर प्रिंसिपल सेट हो गया, पहले वैल्यू सेट करो, बाद में पैसा कमाओ। कुछ सालों बाद फूडीवे का नाम बदलकर जोमेटो रख दिया गया ताकि ये शॉर्ट, कैची एंड ग्लोबली एक्सेप्टेड ब्रांड बन जाए। जोमेटो सिर्फ एक मेन्यू वेबसाइट नहीं रहा, बल्कि उसमें रेटिंग, रिव्यू, फोटो जैसे फीचर ऐड होने लगे और कंपनी ने ये रियलाइज किया कि लोग सिर्फ रेस्टोरेंट देखना नहीं चाहते बल्कि वहां से ऑर्डर भी करना चाहते हैं। पहले जोमेटो का बिजनेस मॉडल अलग था, वो अपनी वेबसाइट पे लोगों को रेस्टोरेंट दिखाता था और लोग वहां जाके खाना खाते थे। इसी समझ के साथ जोमेटो ने अपना फोकस रेस्टोरेंट डिस्कवरी से हटाकर फूड डिलीवरी की ओर कर दिया, जो कि बाद में एक गेम चेंजर साबित हुआ। जोमेटो की ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रॉफिट से ऊपर रखा। हैवी डिस्काउंट, फ्री लिस्टिंग की वजह से कंपनी ने मार्केट कैप्चर की। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी अलग थी। सीरियस एड्स के बजाय फनी, रिलेटेबल एंड इमोशनल कंटेंट यूज करते थे, जिसकी वजह से जोमेटो सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक ब्रांड बन गए। साथ ही कंपनी ने यूजर का डाटा स्मार्टली यूज करा, जिससे डिलीवरी एफिशिएंसी और कस्टमर एक्सपीरियंस दोनों बढ़ते। टाइम के साथ साथ जोमेटो को अच्छे इन्वेस्टर मिले और उनकी कंपनी यूनिकॉर्न स्टेटस तक पहुंच गई। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब जोमेटो का नाम हर एक मोबाइल फ़ोन पर दिखने लगा था तब ऐसा लगता था कि कंपनी अब अनस्टॉपेबल है। हर नया ऑर्डर, हर नया यूज़र एक नई सक्सेस स्टोरी जैसा फील होता था। लेकिन इन सब के पीछे एक ऐसी सच्चाई भी छिपी हुई थी जिसके बारे में हर कोई खुल के बात नहीं कर रहा था। वो ये कि कंपनी हर एक ऑर्डर पर अपना प्रॉफिट नहीं कमा रही थी, बल्कि हर एक डिलीवरी पर उनको लॉसेज उठाना पड़ रहा था। कंपनी ने अपना हैवी डिस्काउंट, फ्री डिलीवरी और अग्रेसिव मार्केट से यूज़र तो बना लिए, लेकिन प्रॉफिट को बहुत दूर धकेल दिया। और तो कंपनी ये भी जानती थी अगर उनकी ग्रोथ स्लो हुई तो मार्केट उनको भूल भी सकता है, इसलिए लॉसेस के बावजूद भी एक्सपेंशन चलता रहा। इसी दौरान मार्केट में स्विगी जैसे कॉम्पिटिटर ने भी एंट्री ले ली। स्विगी ने मार्केट में आते ही प्रेशर बना लिया था। ये सिर्फ दो कंपनी की फाइट नहीं थी, बल्कि स्पीड, प्राइस और कन्वेंस की रेस भी थी। कस्टमर को फास्ट डिलीवरी और चीप प्रोडक्ट चाहिए था
और ये एक्सपेक्टेशन पूरी करने के लिए कंपनी ने अपना सारा का सारा लोड डिलीवरी पार्टनर्स पर डालना शुरू कर दिया। इसका सबसे ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट डिलीवरी एग्जीक्यूशन पे पड़ा, जो कि लो मार्जिन, लॉन्ग आवर्स और अनसर्टेनिटी के बीच काम कर रहा था। इसी दौरान रेस्टोरेंट भी कंप्लेन करने लगे कि उनका हाई कमीशन उनका प्रॉफिट मार्जिन खाता जा रहा है। और यही वो समय था यहाँ पे जोमेटो बिजनेस क्राइसिस के साथ साथ ट्रस्ट क्राइसिस भी फेस कर रहा। फिर आया कोविड-19। जोमेटो के लिए एक ऐसा फेज आ गया था जहाँ पर सर्वाइवल ही सबसे बड़ा गोल बन चुका था। लॉकडाउन के आते ही ऑर्डर भी ऑलमोस्ट जीरो हो चुके थे, रेस्टोरेंट बंद हो गए थे, डिलीवरी पार्टनर्स के पास कोई काम नहीं था और अब कंपनी के पास कोई रिवेन्यू का क्लियर सोर्स भी नहीं बचा था। इस दौरान जोमेटो ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो इमोशनली बहुत हैवी था। एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ का सामना करना, मतलब कुछ समय के लिए एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट कर देनी। ये सुनने में बहुत ज़्यादा दुखद था। टीम डिसॉल्व हुई और कॉस्ट कटिंग के लिए लोगों को अपने ड्रीम तोड़ने पड़े। ये सिर्फ नंबर का गेम नहीं था, बल्कि हज़ारों लोगों के ज़िंदगी का सवाल भी था। इस पेंडेमिक फेज में पब्लिक प्रिस्क्रिप्शन भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगा। जहाँ पहले लोग जोमेटो को एक कूल और फ्रेंडली ब्रांड समझते थे, वहीं पर अब सोशल मीडिया पर अब दबा के इससे सवाल जवाब पूछे जा रहे थे, जैसे कि डिलीवरी पार्टनर के इशूज, सैलरी कट और वर्किंग कंडीशन के ऊपर जोमेटो को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा था। दीपेंद्र गोयल के लिए ये फेस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए भी था क्योंकि अब हर एक सवाल बोर्ड रूम तक लिमिटेड नहीं था, बल्कि ये अब एक पब्लिक स्क्रूटिनी के अंडर था। हर इंटरव्यू, हर ट्वीट, हर सवाल जवाब को माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जा रहा था। 2021 में जब जोमेटो आईपीओ के थ्रू इंडियन मार्केट में लिस्ट होता है, तब एक्सपेक्टेशन स्काई हाई थी। ये कंपनी के लिए एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था, लेकिन मार्केट को कुछ और ही ज़्यादा मंजूर था। लिस्टिंग के तुरंत बाद ही स्टॉक के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, जिसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस हिल गया और मीडिया में खाली एक ही सवाल ज़्यादा उभर रहा था कि लॉस मेकिंग कंपनी का फ्यूचर क्या है। और ये सवाल कंपनी के एम्प्लॉयज़ तक पहुंच गया और ये वो वक्त था जब प्रेशर में आके अक्सर ही फाउंडर गलत डिसीजन ले लेते हैं। इस फॉल फेज में जोमेटो को मजबूर कर देता है कि वो खुद से कुछ अनकंफर्टेबल सवाल पूछे, जैसे कि क्या ग्रोथ ही सक्सेस है, क्या बिना डिस्काउंट ये कस्टमर टिक भी पाएंगे, क्या ये कंपनी सस्टेनेबल बन भी सकती है। ये क्वेश्चन पेनफुल थे लेकिन ज़रूरी भी थे। जोमेटो ने समझना शुरू करा कि अगर हमको लंबा चलना है तो खाली एक्सपेंशन से काम नहीं बनने वाला, हमें काम में एफिशिएंसी और डिसिप्लिन भी लाना पड़ेगा। ये पीरियड जोमेटो के लिए सिर्फ डाउनफॉल नहीं था, बल्कि एक रियलिटी चेक था। जहाँ पहले हर डिसीजन ग्रोथ और सक्सेस के लिए किए जा रहे थे, वहीं पे अब डिसीजन स्टेबिलिटी और सर्वाइवल के लिए किए जा रहे थे। कंपनी ने एक्सेप्ट किया कि गलतियां हुई हैं और गलतियों से सीखना ही सबसे बड़ी ग्रोथ है। ये फॉल एक्चुअली एंड नहीं था, बल्कि एक नए चैप्टर का स्टार्ट था, जहाँ पे कंपनी को दोबारा से खुद को प्रूफ करना था अपने इन्वेस्टर, यूजर्स और अब की बार एम्प्लॉयज़ के सामने भी। जब जोमेटो ने अपना फॉल फेस किया, तब लोग ये सोच रहे थे कि कंपनी अब अपनी चमक वापस नहीं ला पाएगी, लेकिन दीपेंद्र गोयल और उनकी टीम का माइंडसेट ये था कि हर सेटबैक एक बेटर अपॉर्चुनिटी लाता है और अब उनका फोकस सिर्फ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे होगा। और ये वो मूवमेंट था जब जोमेटो ने अपने ऑपरेशन, स्ट्रेटेजी और माइंडसेट पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किए। सबसे पहले स्टेप था कॉस्ट एफिशिएंसी और स्मार्ट स्पेंडिंग। डिस्काउंट एंड कैशबैक ऑफर में कंट्रोल लाया गया, जो कि पहले ग्रोथ के लिए हैवी बर्डन बन चुके थे। इसके बाद जोमेटो ने डिलीवरी प्रोसेस ऑप्टिमाइज किया, जैसे कि राइडर का रूट स्मार्टली प्लान करना, पैकेजिंग कॉस्ट रिड्यूस करना और रेस्टोरेंट के साथ बेटर प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल अडॉप्ट करना। ये सिंपल लग सकता है सुनने में, लेकिन ऐसा करने से कंपनी के मंथली लॉस ड्रामेटिकली कम होने लगे। साथ ही जोमेटो ने अपने प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी में डीप इन्वेस्टमेंट करी और यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करा। फास्टर ऐप, इजी सर्च और पर्सनल रिकमेंडेशन और सीमलेस पेमेंट ऑप्शन लाए गए। कस्टमर को भी ये लगने लगा कि जोमेटो सिर्फ एक फूड सर्विस नहीं, बल्कि एक ट्रस्टेड पार्टनर भी है। और दीपेंद्र गोयल और उनकी टीम ने ये रियलाइज़ किया कि लॉयल कस्टमर और रिलायबल रेस्टोरेंट ही असली बैकबोन है और ये इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखते हैं। ये कमबैक सिर्फ बिजनेस की ही नहीं, बल्कि इमोशनल और ह्यूमन साइड की भी थी। ले ऑफ और टफ डिसीजन के बाद टीम के मोराल को रीबिल्ड कराना जरूरी था। दीपेंद्र एक्टिवली खुद कम्युनिकेट कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए और एम्प्लॉय को कॉमन मिशन के लिए यूनाइट कर रहे थे। ये फेस हमें ये दिखाता है कि सक्सेसफुल कमबैक सिर्फ नंबर नहीं है, लीडरशिप एंड ट्रस्ट भी उतने इम्पोर्टेंट होते हैं। और फिर धीरे धीरे रिजल्ट दिखने लगा, लॉसेस रिड्यूस हुए, रेवेन्यू ग्रो हुआ और जोमेटो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ अपना स्टेप लेने लगा। आईपीओ के बाद जो भी डाउट और क्रिटिसिज्म आए थे, जोमेटो ने उनका रिस्पॉन्स फोकस, एग्जीक्यूशन एंड फाइनेंशियल डिसिप्लिन के थ्रू दिया। कस्टमर वापस आए, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस वापस आया और कंपनी एक बार फिर से मार्केट लीडर और यूनिकॉर्न की पोजीशन में वापस आ गई। जोमेटो की कहानी हमें ये सिखाती है कि सक्सेस कभी ओवरनाइट नहीं आती। हर बड़ी कंपनी के पीछे सालों का स्ट्रगल, टफ डिसीजन और पेशेंस होता है।
और तो और दीपेंद्र गोयल हमें ये भी सिखाते हैं कि कैसे आप एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का लॉजिकल सॉल्यूशन निकाल के एक छोटे से आइडिया को $1 बिलियन कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन सिर्फ आइडिया से काम नहीं होता, एग्जीक्यूशन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी एफर्ट भी उतनी ही जरूरी है। इस जर्नी से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि ग्रोथ और एक्सपेंशन के बीच बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ एक्सपेंशन और फ्लैशी नंबर आपको सस्टेनेबल ग्रोथ लाके नहीं देगा। समय का फॉल और कमबैक ने हमें ये भी सिखाता है कि कैसे टफ टाइम में आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी, डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन और ट्रांसपेरेंट लीडरशिप ही मार्केट में मजबूत बना के रखेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि फेलियर एक एंड नहीं है बल्कि एक लर्निंग का फेज है। हर लॉस, हर सेटबैक और हर क्रिटिसिज्म आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है अगर आप उससे सीखने के लिए तैयार हो तो। दीपेंद्र गोयल की स्टोरी हमें ये भी सिखाती है कि एंटरप्रेन्योरशिप में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ साथ रिजाइलेंस और पेशेंस होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर आप भी छोटी सी प्रॉब्लम को ध्यान से देखो और उसे क्रिएटिवली सॉल्व करने की हिम्मत रखते हो तो आप भी जोमेटो जैसी सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की कहानी नहीं है बल्कि एक रियल लाइफ इंस्पिरेशन है कि कैसे आप डेडिकेशन, पेशेंस के साथ इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकते हो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भी यहाँ से कुछ सीख के अपनी ज़िंदगी में बड़ा बना सकें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।